आज से ठीक 12 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, जिस वजह से पूरी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा केओस भी मचा था। लोग कैंडल मार्च वगैरह भी कर रहे थे। अब वही ठीक 12 साल के बाद कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक वापस से वैसा ही केस हुआ है। अब ये केस क्या है, मतलब इसमें जो एक्यूज़ था उसको पुलिस ने 24 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जो केस था वो सीबीआई को भी पास कर दिया गया था, बट फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, फिर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड इस केस को गैंग रेप से जोड़ा। अब ये केस जितना सिंपल है या फिर जितना सिंपल दिख रहा है वो इतना सिंपल है नहीं। इस केस में बहुत कुछ है एंड अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रही हूँ। मैं कोलकाता डॉक्टर केस की बात कर रही हूँ, जो कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ है। ईयर 2016 में एक कुक था वहाँ पे, उसका नाम था संजय रॉय। तो जो संजय रॉय था उसकी फैमिली में उसकी मम्मा, उसकी बहन और उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ को उसने पहले ही डिवोर्स दे चुका था एंड इस पूरे केस की जो जज है वो संजय रॉय ही है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे केस में जो एक्यूज्ड है वो संजय रॉय ही है। तो एक दिन क्या होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो एक कुक था, कि वो कहाँ चला गया या फिर अचानक से वो कहाँ गया, मतलब ये सारी चीज़ें किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बाद में ईयर 2019 में ठीक 2016 के 3 साल के बाद वो एकदम से वापस आ गया, बट एज अ सिविक वॉलंटियर। नॉर्मली जो वेस्ट बंगाल में जो सिविक वॉलंटियर होते थे उनको 12,000 रुपये सैलरी दी जाती थी। तो संजय रॉय भी एक सिविक वॉलंटियर बन गया था 2019 में, 2019। उसके बाद क्या हुआ, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में था, बट पॉलिटिशियंस की चापलूसी करके उसको सिविक वेलफेयर में भेज दिया गया, जो सिविक वेलफेयर सेल होती है। अब जितना भी करप्ट सिविक वॉलंटियर होता है उन सब का एक ही विश होता है कि वो सिविक वॉलंटियर सेल में चले जाएं। अब जितने भी करप्ट सिविक वॉलंटियर होते थे उन सभी को वेलफेयर सेल में ही जाना होता था। वेलफेयर सेल में जाने के बाद क्या हुआ था, उसकी जो ड्यूटी थी वो नॉर्मली हॉस्पिटल में लगने लग गई थी। तो हॉस्पिटल में ही लोगों को बेड वगैरह प्रोवाइड करवा के उसको काफ़ी अलग से भी पैसा मिलता था इस वजह से। तो जितने भी करप्ट सिविक वॉलंटियर्स होते थे उन सबको सिर्फ इस वजह से वहाँ पे जाना पसंद था कि उन लोगों की ऊपरी कमाई हो जाए या फिर अलग की कमाई हो जाए। वहाँ पे एक ही साल में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में संजय रॉय की पकड़ बहुत अच्छी बन गई थी। उसको जहाँ मन करता था वो वहाँ पे जाता था, लोग उसको रोकते टोकते भी उतना नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, उसने पहले बॉक्सिंग भी कर रखी होती थी, तो इस वजह से उसको इमरजेंसी गेट और ट्रॉमा वार्ड के पास सिक्योरिटी संभालने का काम मिल गया था। बट उसका जो मेन फोकस था वो एज अ ब्रोकर वो काम करता था, बेड वगैरह प्रोवाइड करवा के अलग से पैसे कमाना, कमीशन लेना। जो न्यू स्टूडेंट्स आते थे वो उनको भी सिविक वॉलंटियर बना देता था, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके उनसे। तो एक तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा ऊपरी कमाई कर रहा था, मतलब उसको 12,000 रुपये उसके मिल ही रहे थे सिविक वॉलंटियर बनने की वजह से। उससे अलग बेड्स वगैरह प्रोवाइड करवा के उसकी मतलब ऊपरी कमाई भी हो रही थी, अलग से भी उसकी कमाई हो रही थी। एंड उसके साथ जो न्यू स्टूडेंट्स आते थे उनको सिविक वॉलंटियर बना के भी उसकी कमाई हो रही थी। तो वहाँ पे 3 विंग्स थे। एक था कांग्रेस स्टूडेंट विंग जो कि था NSUI, एक था बीजेपी स्टूडेंट विंग जो कि था ABVP, और एक था तृणमूल कांग्रेस का जो कि था TMCP, जो कि तृणमूल छात्र परिषद था। तो जो TMCP था उसका कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस था, स्पेशली जो कॉलेज में जो हर साल इलेक्शंस होते थे उस पर। तो जो संजय रॉय था वो उसी ग्रुप के जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनकी चापलूसी करता था, और चापलूसी करने की वजह से उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लिए थे। अब वहीं पे एक पुलिस वेलफेयर बोर्ड भी होता था जिसमें 14 मेंबर्स होते थे, और जो 14 मेंबर्स होते थे वो पुलिस ऑफिसर्स की फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करते थे। तो उसमें संजय रॉय को भी इंक्लूड किया गया था। संजय रॉय की डिसअप्रूवल की वजह से 6 पुलिस ऑफिसर्स को जो कि थाला और श्याम बाज़ार पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र करवा दिया गया था। एंड उस टाइम पे इस चीज़ को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था, बट कुछ नहीं हुआ। ईयर 2020 में संजय रॉय को हॉस्पिटल में एक बैरक भी मिल गया था, जो कि नॉर्मली जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं OC रैंक को उनको दिया जाता है। तो जो संजय रॉय का जो बैरक था वो इन रियलिटी ASI अर्नब दत्ता को बिलोंग करता था, बट जो कि अब संजय रॉय यूज़ कर रहा था। संजय रॉय को डेली अपनी बाइक के लिए 5 लीटर पेट्रोल भी मिलता था, एंड उसके साथ साथ उसको
12,000 सैलरी मिलती थी सिविक वॉलंटियर बनने की वजह से, क्योंकि वो एक सिविक वॉलंटियर था। अब ईयर 2021 में हॉस्पिटल में या फिर कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया था, क्योंकि एक न्यू प्रिंसिपल बना दिए गए थे। उस प्रिंसिपल का नाम था डॉक्टर संदीप घोष, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे नेशनल मेडिकल कॉलेज के, बट एलिगेशंस की वजह से उनको आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था एज अ प्रिंसिपल। उसी कॉलेज के 16 ईयर्स पुराने, मतलब 16 ईयर्स से काम करते आ रहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने ये भी कहा था कि जो संजय रॉय है वो प्रिंसिपल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। मतलब जो प्रिंसिपल के जो 4 क्लोज लोग थे उनमें से एक संजय रॉय भी था। इसकी वीडियो आपको आगे मैं आपको दिखाती हूँ रिकॉर्डिंग। जो प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे, जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय राय भी। संजय रॉय ने अपनी बाइक पे भी कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था, यहाँ तक कि वो जो टी शर्ट पहनता था उस पर भी कोलकाता पुलिस ही लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरे कॉलेज में उसका एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन गया था। एंड कोई भी उसको रोकता टोकता नहीं था। उसको जिस वार्ड में जिस फ्लोर पे जाने का मन करता था वो तब वहाँ पे चला जाता था। वो एकदम फ्री घूमता था बिना किसी रोक टोक के। और लोगों को भी उस टाइम पे लोगों को भी सिविक वॉलंटियर और पुलिस में इतना डिफरेंस पता नहीं था, तो इस वजह से उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंस बन गई थी लोगों पे, काफ़ी ज़्यादा दबाव बन गया था उसका। फिर साल 2022 ईयर 2022 में उसने वापस से शादी कर ली, और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसने अपनी सेकेंड वाइफ के साथ जो थी उसके साथ उसने बदतमीज़ी और डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट कर दिया गया था। तो डोमेस्टिक वायलेंस सब स्टार्ट कर ही दिया था उसने, जैसे वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ करता था। तो बट हद तब पार हो गई जब उसकी वाइफ 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और उसने उसकी वाइफ के पेट पे लात मार दिया था। इस वजह से उसकी वाइफ की जो मम्मा थी उसने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अब जो संजय रॉय था वो सिर्फ उसको मारता पीटता रहता था, मतलब उसको दवाई वगैरह भी नहीं देता था, उसका इलाज भी नहीं करवाता था। बट पुलिस कंप्लेंट होने के बाद भी कोई एक्शन कुछ नहीं लिया गया। तो लास्ट में संजय रॉय की जो वाइफ की मम्मा थी वो अपनी बेटी को वापस अपने साथ ले गई, और कुछ ही टाइम के बाद उसकी जो सेकेंड वाइफ थी वो मर गई थी। में बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना। अब इन सब के बाद आता है साल 2023। संजय रॉय अपनी ज़िंदगी एकदम आराम से काट रहा था, मस्त, बिना किसी परेशानी के। बट वहीं जो डॉक्टर संदीप घोष थे उस कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। जून 2022 में जो स्टाफ और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे कि ये बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं पूरे कॉलेज में। यहाँ तक कि ये भी एलिगेशंस थे कि वो ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करते हैं। अब लोग ऐसा क्यों कह रहे थे? बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्पेशल सिक्योरिटी थे दिबाल कुमार, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो संदीप घोष और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कि संदीप घोष बहुत ही ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन जब चल रहा था कॉलेज का उस टाइम पे। यहाँ तक कि ये तक बोला गया था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन किया है। और सिर्फ ये रीजंस नहीं थे, बहुत सारे रीजंस थे। यहाँ तक कि ये भी बोला गया था कि वो बायोमेडिकल वेस्ट में भी फ्रॉड कर रहे थे। अब बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं? वो यूज्ड सीरिंज या जो मास्क वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को, जैसे 2 वेस्ट होते हैं, एक बायोमेडिकल वेस्ट होता है, एक अलग से वेस्ट होता है। बट जो बायोमेडिकल वेस्ट में जो सीरिंज या मास्क जाते थे वो ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते थे, एंड अगर उसको वैसे ही फेंक दिया गया तो काफ़ी सारे डिजीज़ जैसे कि HIV वगैरह हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए एक स्पेशल सेल होती थी जिसको BMW सेल बोलते थे, जो कि उसको लेकर जाती थी और अपने तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करती थी कि जिससे वो वापस यूज़ ना हो सके। बट जो संदीप घोष थे, डॉक्टर संदीप घोष, उस स्कूल के, मतलब उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वो उसको ओपन मार्केट में जाके सेल करते थे और उसका 20% जो कट होता था वो रखते थे और बाकी का पॉलिटिशियंस रखते थे। मतलब इसमें पॉलिटिशियंस भी जुड़े हुए थे। एंड उस टाइम पे TV9 बांग्ला ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, एंड उसके बाद से जो लोग थे वो संदीप घोष के पीछे पड़ गए थे। उसी के 2 महीने के बाद बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसने एक SIT बैठाई जिसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, एंड डॉक्टर संदीप घोष पकड़े गए थे, वो भी काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। अब NRS मेडिकल कॉलेज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो बेड कैपेसिटी होती है वो एकदम सेम थी। जो NRS मेडिकल कॉलेज की जो बायोमेडिकल वेस्ट थी वो थी 1,63,650 kg, बट वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो बायोमेडिकल वेस्ट थी
वो थी 49,044 kg। अब कहाँ पे 1,63,000, कहाँ पे 49,000। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की डिजिटल लैब बनाने में 2,97,39,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए थे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल लैब बनाने में। बट वहीं जो डायमंड हार्बर कॉलेज था उसमें 61,47,294 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया था। इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस, कहाँ पे 2 करोड़ और कहाँ पे 61 लाख। अख्तर अली ने यही कहा था कि ये क्या मजाक है। उसने अपनी खुद की रिपोर्ट्स बना के सबमिट की, एसआईटी ने भी रिपोर्ट्स बनाई एंड इसके बाद जो लोग थे उन्होंने खुले बात करना शुरू कर दिया प्रिंसिपल के खिलाफ। अगस्त 2023 में जो कोलकाता पुलिस थी उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए थे। केसेस लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फिर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट एंड और भी बहुत सारे। उस केस की मैं आपको फाइल भी दिखा देती हूँ। और जब कुछ भी नहीं हुआ तो जो उस कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अख्तर अली, उन्होंने ही प्रिंसिपल के उन्होंने प्रिंसिपल को चेस करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाए। रिपोर्ट्स बना के उन्होंने उन रिपोर्ट्स को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, इन जगह पे भेजना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ममता बनर्जी तक को लेटर लिखा था। अख्तर अली के इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा करने लग गए थे, तो उस वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया था। स्टूडेंट्स तक ने ये कहा था कि प्रोटेस्ट करने की वजह से या उनके खिलाफ जाने की वजह से उनको एग्ज़ाम्स में फ़ेल कर दिया जा रहा था। मतलब जिन बच्चों के थ्योरी में 70 मार्क्स आ रहे थे फिर भी वो लोग प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जा रहे थे। उनको इंटर्नशिप कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट मिलता उनको वो भी नहीं मिल रहा था। जब तक उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जो डॉक्टर संदीप घोष थे, कॉलेज में घूमने के लिए भी, कॉलेज में चलने के लिए भी उनको बाउंसर्स रखने पड़े थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो उनको धमकी दे रहे थे उनको मारने वगैरह की। एंड अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें ये स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पहले से ही प्रिंसिपल से नाखुश हैं। अब आता है मार्च 2024। वहीं पे एक लेडी थी, उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। अब संजय रॉय की उस लेडी पे गलत नज़र पड़ गई थी। संजय रॉय उस लेडी की मदद करता था, उसके बेटे का इलाज करवाया और मेडिसिन वगैरह के भी यहाँ तक कि उसने बिल दिए। और वो जो लेडी थी वो संजय रॉय से काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो उसकी इतनी मदद कर रहा है। बट उसके बाद हद तब पार हो गई जब संजय रॉय ने जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस या फिर जो फाइल्स वगैरह होती हैं उसमें से उस लेडी का नंबर निकाला एंड उसके बाद फिर बैक टू बैक उसको कॉल्स और गंदे गंदे मैसेजेस करने लग गया था। उसको फोर्स तक करता था मिलने के लिए। उस टाइम पे न्यूज़ 18 बांग्ला ने भी इस केस को, मतलब जो ये चीज़ हुई थी इसको वो किया था, रिपोर्ट किया था। एंड जो लेडी थी उसने लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में जाके संजय रॉय के खिलाफ कंप्लेन लिखवा दी थी। इस कंप्लेन के बाद जो पुलिस थी उसने संजय रॉय को पकड़ा, उसके फ़ोन चेक किए, उसके सीडीआर रिपोर्ट्स चेक किए, कॉल वगैरह चेक किए एंड उसके बाद फिर ये पता लगा कि उसने सही में उस लेडी को हरास किया था, उस लेडी को गंदे गंदे मैसेजेस भेजे थे। उसके कॉल को ट्रेस वगैरह करने के बाद ये सब कुछ पता चला था। अब जो ये केस हुआ था, अब इस केस की वजह से जो रूल्स थे उस हिसाब से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगने चाहिए थे। जैसे कि हरासमेंट उसने किया था आईपीसी के अंडर, वो भी चार्ज लगना चाहिए था। एंड यहाँ तक कि उसको सिविक वॉलंटियर की पोस्ट से भी हटा देना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं हुआ। एंड सिर्फ इसी की वजह से संजय रॉय में और भी ज़्यादा करेज आ गया एंड अब उसने वही अगस्त में उसी साल इतना घिनौना या फिर इतनी वैसे वे में उस लेडी के साथ इतना बुरा किया। रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिविक वॉलंटियर का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए एंड उस पर कोई भी केसेस रजिस्टर नहीं होने चाहिए। बट संजय रॉय पे इतने सारे केसेस थे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस था, उसके बाद फिर अब ये वाला केस भी आ गया। एंड इसी इंसिडेंट के 1 वीक के बाद उसके खिलाफ वापस कंप्लेन हुई कि उसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया है। तो इन सब से ये पता चलता है कि उसकी एक हिस्ट्री थी फीमेल्स के साथ वायलेंस या फिर मिसबिहेव करने की। बट आज तक वो किसी भी लड़ाई में, किसी भी लड़के से उसने लड़ाई नहीं की। उसकी जितनी भी लड़ाई हुई वो फीमेल से ही हुई।
अब जो करंट विक्टिम थी, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली थी एंड अब वो वहीं से अपनी एमडी भी कंप्लीट कर रही थी और वो अपनी एमडी के सेकेंड ईयर में थी। नॉर्मली क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो एमबीबीएस करने के बाद एमडी या फिर एमएस करते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, तो वो सेकेंड ईयर में थी। अब इन डॉक्टर्स को रेसिडेंट डॉक्टर्स बोला जाता है, इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, इनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन भी रहती है। इनको रेसिडेंट डॉक्टर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनको एक तरीके से जो हॉस्पिटल होता है वही इनका रेसिडेंट बन जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट 300 से 400 तक के बीच में रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। अब जो विक्टिम थी वो अपने पेरेंट्स की एक लौती बच्ची थी। उसके जो पापा थे वो टेलरिंग जो टेलर्स होते हैं वो उसका काम करते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके और उसकी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करवाई एंड अब वो लोग बस यही वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से अपनी एमडी की पढ़ाई कंप्लीट कर ले एंड वो डॉक्टर बन जाए। मतलब वो बस सेकेंड ईयर में ही थी, उसका सिर्फ एक लास्ट साल बचा था उसके बाद, बट फिर ये चीज़ हो गई। अगस्त का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया। 5 to 8 अगस्त तक जो संजय रॉय था वो खड़गपुर सालवा में गया था अपने सिविक वॉलंटियर के काम की वजह से एंड 8 अगस्त को वो वापस आया था और ये वही दिन था जिस दिन संजय रॉय ने उस हॉस्पिटल का सबसे घिनौना क्राइम किया था आज तक का। अब दिन में जो संजय रॉय था वो एक पेशेंट को लेकर आया था हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, जो कि उसी की तरह एक सिविक वॉलंटियर था, उसी के रिलेशन में आता था। तो जब वो आया था उसको एडमिट करवाने के लिए, एडमिट कराने के बाद जो विक्टिम थी उसने उस विक्टिम को फॉलो भी किया था, उसका पीछा किया था एंड ये चीज़ सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद फिर संजय रॉय वहाँ से चला गया था। बाद में फिर एक्सरे वगैरह के काम से वो वापस आया था रात के 11 बजे। उसके बाद 1 बजे के समथिंग उसकी जो वो पेशेंट था उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई थी। रात के 1 बजे जो संजय रॉय था वो हॉस्पिटल की बाउंड्री के पीछे बैठ के उसी पेशेंट के किसी रिलेटिव के साथ बैठ के वो ड्रिंक कर रहा था, अल्कोहल पी रहा था। बाद में फिर उन्होंने पीते पीते सोचा कि एक काम करते हैं कि सोनागाची जाते हैं, जो सोनागाची एक रेड लाइट एरिया है। तो फिर वो लोग सोनागाची रेड लाइट एरिया पे पहुंचते हैं। तो फिर जो उसका दोस्त था उसके साथ वो अंदर जाता है और संजय रॉय वहीं बाहर रहता है अपनी बाइक के पास ही रोड पे, और जितनी भी वहाँ से लेडीज़ आ रही थी या जा रही थी वो उनको छेड़ना शुरू कर देता। वो वैसे ही पूरे नशे में था। उसके बाद फिर उसका दोस्त वापस आ जाता है। फिर वो लोग चेतला जाते हैं। चेतला भी एक रेड लाइट एरिया ही है, वही सेम चीज़ होती है। उसका दोस्त अंदर चला जाता है, संजय रॉय बाहर ही रहता है और वहीं पर वो एक लड़की को पैसे दे के एंड उसकी न्यूड पिक्स मंगवाता है या फिर उसकी प्राइवेट पिक्स अपने फ़ोन पर मंगवाता है। फिर उसका दोस्त वापस बाहर आ जाता है। उसके दोस्त के बाहर आने के बाद फिर वो लोग उसी एरिया में घूमते रहते हैं। बाद में क्या होता है, उसका दोस्त ऊबर बाइक को बुक करके और वहाँ से चला जाता है। संजय रॉय जो होता है वो अब उस टाइम पे भी वो एकदम पूरा वो नशे में था। वो वहाँ से फिर वो वॉयलेंट एडल्ट कंटेंट देखना शुरू कर देता है एंड उसने और पीनी शुरू कर दी थी। कुछ टाइम के बाद अराउंड 2 या 2:30 बजे वो वापस से हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो विक्टिम थी वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं अपनी 36 आवर्स की शिफ्ट के लिए, जो कि लगातार उनकी शिफ्ट चलनी थी लिमिटेड ब्रेक के साथ, और वो घर नहीं जा सकती थी। तो जितना भी सोना खाना पीना सब कुछ उनको हॉस्पिटल में ही करना था। लास्ट 36 आवर्स तक वो हॉस्पिटल में थी। 11 बजे उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की थी। उसके बाद फिर उनको भूख लगने लग गई थी, तो फिर वो फ़ोन रख के एंड देन वो खाना खाने चली गई थी अपने ही 2 फर्स्ट ईयर जूनियर के साथ। उन्होंने वो जिसका नाम था औरक्को और सौमित्रा, उन लोगों ने बाहर से खाना मंगाया। उसके बाद फिर उन लोगों ने नीरज चोपड़ा की जो जेवलिन थ्रो की जो लाइव चल रही थी वो देखने का प्लान बनाया। अब जो टीवी था वो 3rd फ्लोर पे था, तो वो तीनों के तीनों वहाँ से खड़े होके और 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में चले गए। बाद में फिर वो तीनों के तीनों उन्होंने अपना डिनर किया एंड उसके बाद जो औरक्को और सुमित्रा थे वो विक्टिम को अकेला छोड़ के और सेमिनार हॉल से बाहर निकल गए। उसके बाद फिर जो विक्टिम थी वो वहीं बैठ के वो अपने आप में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। 2 AM पे सेमिनार हॉल में एक स्टाफ आता है जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए डिस्कशन करने के लिए आया होता है विक्टिम से। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद 2:35 AM पे विक्टिम की कज़न का मैसेज आता है एंड जो विक्टिम होते हैं वो उसी टाइम पे उनको टेक्स्ट बैक भी कर देते हैं।
3 AM पे सेमिनार हॉल के पास से एक स्टाफ जा रहा होता है जिसका नाम था गोलन। उस टाइम पे जो विक्टिम थी वो अंदर ही एक रेड ब्लैंकेट और वहीं पे सेमिनार हॉल में एक मैट्रेस पड़ी थी एंड वो उसी के ऊपर वो अपना आराम से सो रही थी। स्लीप रूम में पॉलीसोमनोग्राफिक स्लीप डिसऑर्डर की टेस्ट चल रही थी। इस वजह से जो विक्टिम थी वो सेमिनार हॉल में सोई थी और बाकी कोई और जगह भी नहीं थी सोने के लिए, इस वजह से वो सेमिनार हॉल में ही सो गई थी। जो विक्टिम थी वो अपने साथ हमेशा एक डायरी कैरी करती थी और सोने से पहले वो हमेशा उस डायरी में चीज़ें लिखती थी। तो वही सेम चीज़ उन्होंने उस दिन भी की थी। उस डायरी में मोस्टली वो अपने फ्यूचर प्लान्स लिखती थी, जैसे कि उनको गोल्ड मेडल जीतना है आरजे मेडिकल कॉलेज से, एंड उसी डायरी में उन्होंने कुछ कॉलेजेस के नाम भी लिख रखे थे, कुछ बड़े हॉस्पिटल के भी नेम्स लिख रखे थे जिसमें वो फ्यूचर में काम करना चाहती थी। अब जो विक्टिम थी वो अपना आराम से सो रही थी। 350 पे जो संजय रॉय था वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में वो मेन गेट से एंट्री करता है, ये चीज़ सीसीटीवी में भी दिखी थी। हॉस्पिटल में घुसने के बाद जो संजय रॉय था वो अपने शिकार को ढूंढना शुरू कर देता है पूरे हॉस्पिटल में, मिसबिहेव करने के लिए कोई भी फीमेल डॉक्टर या फीमेल स्टूडेंट या कोई भी, या कोई फीमेल पेशेंट अगर उसको मिल जाए जो कि बेहोश हो। मतलब ये नहीं था कि उसको बाई चांस वो मिल गई थी विक्टिम, इन रियलिटी वो ढूंढ रहा था किसी को। उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह सर्च किए, काफ़ी सारी जगह सर्च की और सीसीटीवी में भी ये चीज़ दिखी थी वो कैसे दूसरे वार्ड वगैरह में जा रहे थे, रूम्स वगैरह में जा रहे थे। 4:03 AM पे वो 3rd फ्लोर पे गए एंड उन्होंने सेमिनार हॉल में एंटर किया। जब वो सेमिनार हॉल में एंटर कर रहे थे तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था कि उनकी जो गले पे एक ब्लूटूथ ईयरपीस था एंड सिर्फ इसी की वजह से वो आगे जाके पकड़ा जाता है। ये चीज़ भी आगे पता चलेगी। 4:03 पे सेमिनार हॉल में एंटर करने के बाद फिर वो विक्टिम को देखता है। विक्टिम को देखने के बाद वो वहाँ पे फिर उसका गला दबाना शुरू कर देता है, उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। बाकी सब चीज़ें आप लोगों को पता ही हैं, इस वजह से मैं नहीं बता रही। जो विक्टिम थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। पोस्टमार्टम में ये निकल के आया कि 4:15 AM के बाद जो विक्टिम थी उनकी डेथ हुई थी। विक्टिम जो थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बट जो उनकी आवाज़ थी वो बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि सेमिनार हॉल में पूरी साउंड प्रूफिंग हो रखी थी। और 4:40 AM पे जो एक्यूज था संजय रॉय वो सेमिनार हॉल से फिर बाहर निकला था और करीब 37 मिनट्स तक वो सेमिनार हॉल में ही रहा था, 37 मिनट्स। वहाँ से निकलने के बाद वो अपना आराम से जाके अपने हॉस्पिटल में जो उसको बैरक मिला था वो वहाँ पे जाके सो गया। कोई टेंशन, कोई भागना, उसने कुछ नहीं किया। अगले दिन मॉर्निंग में जो औरत को था वो सेमिनार हॉल में उसने एंटर किया एंड विक्टिम को वैसा देख के उसने चिल्लाना वगैरह शुरू कर दिया था। विक्टिम की बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा ब्रूसेस थे, मार्क्स थे, चोट के निशान थे और उनकी जो बॉडी थी उसमें वो हाफ नेक्ड थी। फिर उन्होंने जल्दी से वहाँ से भाग के और सबको पूरी सिचुएशन बताई। बाद में फिर ये भी पता चला था कि उनके मुंह पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें थी एंड जो स्पेक्टिकल्स था वो भी टूटा हुआ था, उनके आइज़ से भी ब्लड निकल रहा था। उनकी पूरी बॉडी ब्रूसेस, इसका मतलब कि चोट से पूरी बॉडी उनकी भरी हुई थी। उसी के 1 घंटे के बाद अराउंड 6 या 7 या फिर 7 या 7:30 के बीच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी सेमिनार हॉल के बाहर। शूज़ वगैरह पहन के लोग क्राइम सीन पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से जगह जगह पे लोगों के फिंगरप्रिंट्स हो गए थे। उन लोगों ने एक तरीके से पूरे क्राइम सीन की धज्जियाँ उड़ा दी थी, पुलिस को कॉल करने की जगह ऐसे। उसके बाद फिर जो हायर अथॉरिटी थी उसने संदीप घोष को कॉल किया। कॉल करने के बाद 1 घंटे के बाद फिर संदीप घोष हॉस्पिटल आया, बल्कि जो संदीप घोष था वो हॉस्पिटल के ही पास रहता था। संदीप घोष हॉस्पिटल में आने के बाद पुलिस को कंप्लेन करने की जगह वो पहले सेमिनार हॉल में जाकर वो देखता है, उसके बाद वो पुलिस को कंप्लेन करता है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। अराउंड 10:53 AM पे जो कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने विक्टिम की फैमिली को कॉल किया एंड विक्टिम की फैमिली को कॉल करके उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप आके उसको ले जाइए। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फिर फ़ोन काट दिया। बाद में फिर जो विक्टिम के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उससे वापस कॉल किया और बाद में ये कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब ये सुनने के बाद जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपना होश खो बैठा था, वो जल्दी जल्दी करके वो हॉस्पिटल में जा रहे थे। अराउंड 11:30 पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस आई थी, वो फॉरेंसिक टीम के साथ वो क्राइम सीन पे पहुंचे थे। पीपल ने प्रेशर डाला लोगों ने कि जो प्रोसेस है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही होगा।
बाद में फिर अराउंड 12 बजे जो पेरेंट्स थे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 3 घंटे तक उन्होंने लगातार कोशिश की अपनी बेटी से मिलने के लिए, बट उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। बाद में 3:30 PM पे जाके उनको अपनी बेटी की बॉडी दिखाई गई थी। उस टाइम पे पेरेंट्स ने यही कहा कि ये सुसाइड नहीं है, साफ पता चल रहा है कि इसको मारा गया है, कि ये एक मर्डर है। अब यहाँ से जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया एंड सबके सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, और सबके सब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि एक फ़ीमेल वर्किंग डॉक्टर, मतलब एक फ़ीमेल डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ एक ऐसी घटना हुई है। अब 6 PM पे विक्टिम की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया था, बट जो विक्टिम की फ्रेंड थी उन्होंने होशियारी दिखा के ये कहा कि बिना वीडियोग्राफी के ऑटोप्सी नहीं होगी, जिस वजह से ऑटोप्सी वीडियो के साथ हुई थी। लाइक ऑटोप्सी वॉज रिकॉर्डेड। फिर इनिशियल रिपोर्ट्स वगैरह बनाई गई थी। रिपोर्ट्स में दिखाया गया था कि कहाँ कहाँ पे चोट वगैरह लगी है। मैं आपको रिपोर्ट की भी रियल पिक्चर दिखा देती हूँ। बाद में फिर लोगों को ये, जैसे ही लोगों ने सुना तो सबके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई थी, एक सुसाइड नहीं है एंड कि ये एक रेप एंड मर्डर का केस है। इतना टाइम हो गया बट किसी ने भी FIR रिपोर्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी एंड बिना FIR रिपोर्ट के ही मतलब सारा पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हो गया था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये एक गैंग रेप है, बिकॉज उसकी बॉडी में, विक्टिम की बॉडी में 150 mg ऑफ सीमेन पाया गया था, बल्कि जो नॉर्मल इंडियन मेल की बॉडी होती है उसमें सिर्फ 5 mg सीमेन प्रेजेंट होता है। सो इस वजह से लोगों ने कहा था कि ये गैंग रेप है, बट इन रियलिटी ये एक गैंग रेप नहीं था। मतलब लोगों की थ्योरी रॉन्ग थी, बिकॉज इसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे। बाद में जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनको ये लगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा गहरी साजिश है एंड काफ़ी ज़्यादा सच हम लोगों से छुपाया जा रहा है। अभी तक में भी किसी ने भी FIR रजिस्टर नहीं करवाया था। बाद में फिर जो विक्टिम के फादर थे उन्होंने जाके FIR रजिस्टर कराया। स्टूडेंट्स ने ये बताया कि जो पुलिस थी वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में सब कुछ कर रही थी। जो विक्टिम की जो बॉडी को जला भी दिया गया था, मतलब जहाँ पे नॉर्मली दाह संस्कार वगैरह होता है वहाँ पे जाके उनकी बॉडी को जला भी दिया गया था। उनसे पहले 3 बॉडीज़ थी, बट फिर भी विक्टिम की बॉडी को जल्दी जल्दी वो करा गया। तो इस वजह से अब लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा भर गया था। अब यहाँ से शुरुआत होती है पॉलिटिक्स की। गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि अब लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे एंड इस वजह से गवर्नमेंट ने पुलिस को ये बोला कि कुछ भी करो बट जल्दी से जल्दी जो अक्यूज़ है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ो। तो ये सुनते ही जो पुलिस थे वो तुरंत क्राइम सीन पे पहुंचे। क्राइम सीन पे उनको एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला। उसके बाद फिर उन्होंने CCTV कैमरा चेक करना शुरू कर दिया था। सेमिनार हॉल के अंदर कैमरा नहीं था, बट सेमिनार हॉल के बाहर दोनों तरफ कैमरा लगा हुआ था। तो 3 बजे के बाद का पुलिस ने कैमरा चेक करना शुरू कर दिया था। उसमें फिर उन्होंने संजय रॉय को देखा। उन्होंने ये देखा कि जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में जा रहा था उस टाइम पे उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरपीस था, बट जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब उसके गले में कोई ब्लूटूथ ईयरपीस नहीं था। ये CCTV पे ये चीज़ देखते ही जो पुलिस वाले थे वो तुरंत के तुरंत संजय रॉय के बैरिक में जाके घुसे। बाद में उन्होंने उस ब्लूटूथ को वो उसके फ़ोन के पास लेके गए थे एंड वो फ़ोन से तुरंत कनेक्ट हो गया था। बट उस टाइम तक संजय रॉय अपना आराम से सो रहा था। उसने अपने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, ब्लड स्टेन्स वगैरह सब साफ़ कर लिया था। और संजय रॉय के पीछे जाने का एक और भी रीज़न था, क्योंकि संजय रॉय ही सबसे ज़्यादा टाइम तक सेमिनार हॉल में था। ना तो वो कोई डॉक्टर था और ना ही कोई स्टाफ वगैरह था, वो बस एक सिविक वॉलंटियर ही था, बट फिर भी उतने टाइम तक वो सेमिनार हॉल में था। तो इस वजह से पुलिस वालों को शक हुआ था। बाद में फिर उनका शक सच में ही बदल गया। बाद में जब पुलिस ने संजय रॉय के साथ इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो संजय रॉय ने सारी चीज़ें बता दी बिना किसी डर के। एंड पुलिस ने फिर जब उसका फ़ोन चेक किया था तो उसके फ़ोन पे वायलेंट एडल्ट कंटेंट भी था एंड उसकी सर्च हिस्ट्री पूरी इन्हीं सब चीज़ों से भरी हुई थी। अब जो कॉलेज प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उन्होंने ये कहा था कि विक्टिम सेमिनार हॉल में अकेली गई ही क्यों। इस वजह से अब जो लोग थे उनमें और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था। 11 अगस्त तक स्मॉल स्केल प्रोटेस्ट हो रहे थे जो कि डॉक्टर्स के ही थ्रू हो रहे थे। अब प्रिंसिपल से उनका रेजिग्नेशन लेटर मांगना शुरू कर दिया गया था। बच्चों ने ये तक कहा था कि जो एविडेंस वगैरह उसको डिस्ट्रॉय किए गए हैं, कि आजकल मेडिकल कॉलेज में कोई भी चीज़ ढंग से नहीं होती है।
एक तरफ इतना बड़ा केस हो रहा था और उसी फ्लोर पे सेमिनार हॉल से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन लाइक स्टार्ट हुआ था। प्रिंसिपल ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था, बट इंस्टेड ऑफ रेजिग्नेशन उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जो कि कोलकाता में ही है। तो एक तरीके से वो चीज़ लाइक प्रमोशन की तरह देखी गई थी, क्योंकि अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकाल के उनको एक अच्छे कॉलेज में भेज दिया गया था, एंड वो भी सेम पोजीशन पे। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि उन लोगों के पास लाइक दो ही ऑप्शन थे, या तो वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते थे या रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर सकते थे, बट ना तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने उनका ट्रांसफ़र ही करवा दिया। ये चीज़ 10th पेज 23rd पॉइंट पे भी है, ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी कहा गया था कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रैश लैंग्वेज यूज़ किया था, बहुत ही ज़्यादा हार्शली वे में, लाइक प्रिंसिपल की फटकार लगाई थी, उनको डांटा था। प्रिंसिपल ने आराम से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, उनको पनिशमेंट मिलने की जगह उनको दूसरे कॉलेज में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक तरीके से उनका प्रमोशन हो गया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो अथॉरिटी थी वो विक्टिम की फैमिली के साथ खड़ी नहीं हुई थी। इसके बाद इस केस 332/2024 को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, एंड ये केस सीबीआई को 13 अगस्त को ट्रांसफ़र किया गया था। उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट वगैरह थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे, बट 14 अगस्त को प्रेसिडेंसी कॉलेज की एक स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम था रंजन सिन्हा, उसने फेसबुक पे ये पोस्ट किया था कि सारे लोग 8B बस स्टैंड जादवपुर में इकट्ठा होंगे एंड वो लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जिसको रिक्लेम द नाइट नाम से जाना गया था, लाइक जिसका नाम था। उसमें उन लोगों ने वुमेन सेफ्टी वगैरह के बारे में बात की थी कि जिससे जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिल सके, एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गई थी, एंड ये वही टाइम था जब वो मैटर कॉलेज से कोलकाता एंड देन कोलकाता से पूरे कंट्री में वो मैटर फैल गया था, सबको पता चल गया था। बहुत सारी डिमांड्स भी लाइक मांगी गई थी, तो उसके पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। अब अचानक से क्या हुआ कि 7,000 to 8,000 के करीब अननोन पीपल जो थे वो कॉलेज में घुस गए थे, बाउंड्रीज से जंप करके, बैरिकेड्स वगैरह तोड़ के। कॉलेज में घुसने के बाद उन्होंने MRI मशीन्स वगैरह को तोड़ना शुरू कर दिया था, एंड CCTV को उन लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो बच्चे या फिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा था, और जो कॉलेज हॉस्टल में जो गर्ल्स थी उनको भी अब नहीं समझ आया था कि क्या हो रहा था, वो भी परेशान हो गई थी। बाद में फिर जो वो क्राउड घुसी थी उसने 3rd फ्लोर में भी घुसने की कोशिश की थी, एंड जो पुलिस थी उसने उन लोगों को रोकने के बजाय पुलिस जो थी वो वॉशरूम में जाके एंड छुप गई थी, एंड करीब इस तरह का हाल हुआ था। ये उसकी पिक्चर है। अब थिंग्स लाइक जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, अब गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा जा रहा था, एंड उसमें कुछ लोग जो थे ग्राउंड में वो जाने पहचाने थे, उनको लाइक पहचान लिया गया था कि वो कौन है। उसके बाद जिन लोगों को पहचाना गया था उनकी जो पिक्चर्स थी उसको लाइक वो लीक हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि जो पिक्चर्स लीक हुई है क्राउड की, जिसमें जो कुछ लोग जाने पहचाने हैं उनका डायरेक्ट लिंक है TMC लाइक पार्टी से। अब जो ये फर्स्ट पिक है ये सौमिक दास की है, जो कि लोकल TMC लीडर हैं, जो कि मतलब लोकल TMC वर्कर हैं, जो कि लीडर सुकांता सेन शर्मा के लिए काम करते हैं। TMC ने फिर ये क्लैरिफाई किया था कि हो सकता है कि ये सपोर्टर्स जो हमारे, इस वजह से हमारा इनसे कोई लिंक वगैरह नहीं है। अब जो ये सेकंड पिक्चर है ये ऋषिकांत मिश्रा की है, जो कि एक TMC वर्कर है, एंड उसके साथ साथ ये बिल्डिंग मटेरियल्स भी सर्वाइव करते हैं। अब जो ये पिक्चर्स हैं ये शुभोदीप कुंदू और सौम्यदीप की है, जो कि TMC से ही लिंक है, एंड तुलसी हरदल, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे नाम आए हैं इसमें। अब जो क्राउड थी वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि कैसे 100 से 200 लोग जो कि एक दूसरे को जानते भी हैं वेल कोऑर्डिनेटेड वे में, वो सबके सब एक ही जगह पे एक ही टाइम पे कैसे घुस सकते हैं, कि वो लाइक सेमिनार हॉल कैसे पहुँचे स्टेप बाय स्टेप साथ में ही।
अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एक्यूज था उसको 24 आवर्स में पकड़ लिया गया, जो केस था उसे भी सीबीआई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, सीबीआई को दे दिया गया था, बट फिर भी प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? एंड सिंपल सा आंसर है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हॉस्पिटल की हिस्ट्री की वजह से। जितने भी डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे या फिर लोग थे, उनको पूरी तरीके से बिलीव नहीं हो रहा था इस इंसिडेंट पे। उनको लग रहा था कि अभी भी आधा सच दिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की हिस्ट्री की वजह से। एंड इसी वजह से ये केस इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी साजिशें हैं, बहुत सारे लोग हैं और इसमें सच छुपाया जा रहा है। इवन एक अच्छी इंक्वायरी, एक अच्छे तरीके से फेयर वे में इंक्वायरी भी नहीं हो रही है। अब ये केस जाता है 2011 पे। हिस्ट्री, अब कॉलेज की जो हिस्ट्री थी मैं आपको वो बताती हूँ। एक स्टूडेंट था जो कि इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में था, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। उसका नाम था सौमित्रा बिस्वास। तो उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये बोला कि कॉलेज में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड उसने ये तक कहा था कि यहाँ पे गलत काम भी होता है। उसी के कुछ दिनों के बाद 25 अगस्त 2011 को उसी बच्चे की, मतलब जो सौमित्रा बिस्वास था, उसकी बॉडी फैन से लटकी हुई मिली थी। अभी इस केस में हुआ था, उस केस में भी वही सेम चीज़ हुई कि कोलकाता पुलिस वहाँ पे गई, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी किया था। एंड यही सेम चीज़ बोली थी कि सुसाइड किया है बच्चे ने। बट जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि उनके बेटे ने सुसाइड किया है, क्योंकि उनका बेटा बहुत ज़्यादा खुश था ऑलरेडी, तो भला वो सुसाइड क्यों करेगा। उनके पेरेंट्स ने साफ साफ बोला कि ये एक कि उसके बेटे को मारा गया, एक तरीके से एक मर्डर है। जो समिता के पेरेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लेटर्स भी लिखे थे कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काफ़ी गलत चीज़ें हो रही हैं, बट कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो लोग कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, उनके केस को सीआईडी को दे दिया गया इंस्टेड ऑफ सीबीआई। इन्वेस्टिगेशन फिर अराउंड 2 to 3 years चली थी। अब जो सौमित्रा के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ये कहा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग हैं, मतलब कि जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सो वो कॉलेज में गलत काम करते हैं, वो लोग कॉलेज में पोर्नोग्राफी भी करते हैं। एंड ये बात सबको पता थी, बट कोई भी कुछ कर नहीं सकता बिकॉज़ वो लोग काफ़ी पावरफुल लोग हैं। सोनागाची से सेक्स वर्कर को बुलाया जाता था कॉलेज में, फिर एक पूरी पोर्नोग्राफिक फिल्म बनती थी एंड बाद में फिर उनके फेसेस को काफ़ी पॉपुलर हीरोइन से रिप्लेस कर दिया जाता था। कई बार जब उनको कोई सेक्स वर्कर वगैरह नहीं मिलता था उस टाइम पे फिर वो लोग किसी फीमेल डेड बॉडी को यूज़ कर लेते थे। और कई बार वो लोग जो पिक्चर्स थे, जो फेसेस थे, उसको कॉलेज की ही जो फीमेल स्टूडेंट्स के फेसेस से रिप्लेस कर देते थे क्योंकि वो ज़्यादा सेल होती थी। एंड ये सारा काम सेमिनार हॉल के ही पास में रूम नंबर 15 में होता था। एंड रूम नंबर 15 में ही उस बच्चे की, सौमित्रा बिस्वास की बॉडी फैन से लटकी हुई मिली थी। इस केस में भी जो सौमित्रा बिस्वास की एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी बर्थडे की पिक्चर थी, तो उसकी बर्थडे की पिक्चर की जो फेस था, उसी फेस को रिप्लेस कर दिया था उन्होंने एक पोर्नोग्राफिक फिल्म के में यूज़ किया था उसकी गर्लफ्रेंड के पिक्चर को, जिस वजह से वो झगड़ा करने भी चला गया था। वो रूम नंबर 15 में ही झगड़ा करने गया था जहाँ पे उसकी बॉडी बाद में मिली थी, जिसको सुसाइड कंसिडर कर दिया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो सीआईडी को वहाँ रूम नंबर 15 में ट्राइपॉड और लाइट रिफ्लेक्टर वगैरह मिला। जैसे 2024 में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, लोगों के घर पे मिल सकते हैं, रूम्स में मिल सकते हैं, बट वहाँ पे 2001 में ये चीज़ कॉमन बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा केओस हुआ था, बट कोई भी पकड़ा नहीं गया था एंड इस केस को भी फिर सुसाइड ही कंसिडर कर दिया गया था। अब ऐसे ही इसी कॉलेज में कई सारे केसेस हुए हैं जिसको सुसाइड कंसिडर कर दिया गया था। जैसे कि 2003 में अरिजीत दत्ता, जो कि अचानक से ही वो मर गए थे, उसको भी सुसाइड कंसिडर कर दिया गया था। इसी वे में 2016 में गौतम पाल, जो कि डिपार्टमेंट हेड थे उस टाइम पे, वो भी मर गए थे एंड उसको भी सुसाइड कंसिडर कर दिया गया था। ऐसे ही 2020 में पलोमी साहा, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी उसी कॉलेज से, उनको भी सुसाइड कंसिडर कर दिया गया था, उनके केस को भी। एंड वहीं पे एक इंटर्न थी जिसको ये बोल दिया गया था कि ओवरडोज की वजह से वो मारी गई हैं। एंड सिर्फ इसी की वजह से इंक्वायरी डिमांड की गई थी कि इन रियलिटी कॉलेज में हो क्या रहा है, कि ये कौन सी साजिश है, कौन कर रहा है ये सब कुछ, कि ये एक कोइंसिडेंस है या फिर ये साजिश है, डीप कॉन्स्पिरेंसी वगैरह है।
आज की डेट में जो सीबीआई थी उसने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दी गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्शली डाटा भी था, क्योंकि एक तरीके से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई थी लोगों की वजह से, जो लोग घुस गए थे। इसी की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिया था। एंड प्रोटेस्ट सिर्फ कोलकाता में नहीं बट कंट्री में कई जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे। अब इस वजह से जो पेरेंट्स थे वो डर रहे थे अपने बच्चों को कहीं पर भी अकेले भेजने से। विक्टिम खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव गर्ल थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। वो अपनी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। उनके पेरेंट्स ने बीबीसी को इंटरव्यू भी दिया था। अगर आप लोग वो इंटरव्यू सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी फैमिली के साथ कितना बुरा हुआ है। जो संजय रॉय था उसने कितनी दरिंदगी की है विक्टिम के साथ। ये सब चीज़ें मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं की बिकॉज़ ये आप लोगों के लिए सुनना भी मुश्किल एंड मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है। हर बार ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर लोग जाकर भूल जाते हैं, फिर वापस से वही सेम चीज़ होती है, फिर प्रोटेस्ट होता है, फिर लोग भूल जाते हैं। ये हमेशा से ही चलता आ रहा है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि जिससे ये सारी चीज़ों पे रोक लग जाए, ये सारी चीज़ें वापस से ना हो। और वैसे ये सारी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। बाकी मैं आपको जितना बता सकती थी मैंने उतना बता दिया। बाकी आप लोगों की सोच पे डिपेंड करता है।